हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु, अणु और आयन यानी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। आज की क्लास में हम लोग अणु यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है वह क्या होता है, अणु होता है, यानी कि यौगिक परमाणु होता है। यौगिक परमाणु कहिए या फिर अणु कहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता रखा है कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु या यौगिक परमाणु भी कह सकते हैं, यौगिक परमाणु होता है या कहलाता है। ठीक है, यौगिक परमाणु कहलाता है, ठीक है, या फिर अणु कहलाता है। समझ गए। तो किसी यौगिक का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वह यौगिक परमाणु कहलाता है। इसको डाल्टन ने बताया था और बाद में इस यौगिक परमाणु का नाम अणु इटली के वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने रखा था। एवोगैड्रो ने यौगिक परमाणु का नाम क्या रख दिया, अणु रख दिया। बाद में सबसे पहले डाल्टन ने यह बताया था कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, यौगिक परमाणु होता है, लेकिन बाद में यौगिक परमाणु का नाम अणु किसने रख दिया था, एवोगैड्रो ने रखा था। ये इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही अणु नाम रख दिया यौगिक परमाणु का। ठीक है, हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि पदार्थ का, या फिर ऐसे कह सकते हैं वो पदार्थ तत्व या यौगिक कोई भी हो सकता है, उसका जो सूक्ष्मतम कण है ना, सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में कैसे पदार्थ, या तो वो तत्व होने चाहिए या यौगिक होने चाहिए, तत्व या यौगिक। ठीक है, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था यौगिक का सूक्ष्मतम कण, इसमें तत्व कहां से आ गया। देखिए, तत्व कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, ठीक है, जिनके एक साथ कई सारे परमाणु जुड़कर एक तात्विक अणु का निर्माण करते हैं। तात्विक अणु का मतलब तत्वों से बने हुए अणु, एक ही प्रकार के तत्वों से, एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से बने हुए अणु जो होंगे उनको तात्विक अणु कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ परिभाषा में दे दिया है कि पदार्थ का सूक्ष्म कण, कैसे पदार्थ, तत्व हो या कोई यौगिक हो, वह जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। या दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। ऐसा हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अणु होते हैं, अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं H2, तो इसमें जो परमाणु देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो ये हाइड्रोजन के दो परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इस तरह से इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, है ना, एकल बंधन कहते हैं, है ना, एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और यह बल जो होता है इनके बीच में, जिस बल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं उनको रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। तो हम लोग यहाँ पे स्टार देकर ये याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि अणु में उपस्थित
परमाणु, जो अणु में उपस्थित परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। यह बल रासायनिक बंधन कहलाता है। अब रासायनिक बंधन हम लोग बात करेंगे आगे इसके बारे में। फिलहाल हमने ये जान लिया कि रासायनिक बंधन कहलाता है, उनके बीच ये आकर्षण बल रहता है और उस बल को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अणु की विशेषताओं के बारे में, है ना। चलिए, तो अणु की विशेषताएं और गुण के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, अणु की विशेषताएं। अणु की विशेषताएं, चलिए देखते हैं अणु की क्या विशेषताएं। पहला तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु जो होते हैं सदृश होते हैं, यानी कि एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग ना होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। ठीक है, सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की बात करूंगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हर एक अणु जो होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ही गुण प्रकट करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही गुण जैसा होगा। समझे ना बात को। चलिए दूसरी विशेषता देख लेते हैं कि अलग अलग पदार्थों के अगर अणुओं को देखेंगे तो उनके अणु भिन्न भिन्न होंगे। ये तो हम कह सकते हैं ना जी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग होंगे, जल के अणु अलग होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि वो भिन्न भिन्न गुणों को प्रकट करते हैं ना, इसलिए वो भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे जो अणु होगा किसी पदार्थ का, वह उस पदार्थ के ही गुण को ही प्रकट करता है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई अणु लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुणों को ही प्रकट करेगा। तो लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये सभी अणु के विशेषताएं हो जाएंगी। समझ गए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं तात्विक अणु के बारे में। तात्विक अणु क्या होता है? तात्विक अणु यानी कि एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। तात्विक अणु क्या होते हैं? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक तत्व के जो अणु होते हैं, किसी एक तत्व के बने जो अणु होते हैं उनको तात्विक अणु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी एक तत्व से बने अणु, एक तत्व के परमाणुओं से बने अणु, किसी एक तत्व के परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। तात्विक अणु कहलाते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं H2,
O2 Cl2 है ना जी, O3, ये सब क्या है, तात्विक अणु है, एक तत्व के परमाणुओं से बने हुए हैं, तो इन सबको हम लोग तात्विक अणु कहेंगे। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सब तो संयुक्त देख रहे हैं ना जी, ये अणु की अवस्था में पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि वो कभी तात्विक अणु के रूप में नहीं पाए जाएंगे। तो ये याद रखना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मुक्त अवस्था में, मुक्त परमाणु की अवस्था में, मुक्त परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनके परमाणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके उत्कृष्ट गैसों में हो जाएगा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले परमाणु, यानी कि आप कभी भी He2 नहीं देखेंगे ऐसे, यानी कि ये तात्विक अणु के रूप में नहीं होगा, ये हमेशा एक मुक्त परमाणु के ही रूप में आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा मुक्त ही रहेंगे। ये आपके अतात्विक अणु होते हैं। ठीक है, ये अतात्विक होते हैं, सॉरी ये अणु होते ही नहीं है, अतात्विक क्या कहना, ये अणु होते ही नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे एक तात्विक अणु, ये जो चित्र देख रहे हैं ये बकमिस्टर फुलेरिन का है। ये जो देख रहे हैं ये कार्बन के 60 परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक तात्विक अणु ही हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं यौगिक के अणु के बारे में। तो यौगिक के अणु, यौगिक की बात आ गई तो इसका मतलब कि उसमें ये दो या अणु, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग में, है ना, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। तो जाहिर सी बात है उसपे यौगिक के अणु की बात हो रही है तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणु रहते हैं, दो या अधिक परमाणु रहते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया जल H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ H2SO4, तो यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ हाइड्रोजन के दो, सल्फर के एक, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है ना। तो इस तरह से ये सभी क्या है, यौगिक के अणु कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन यौगिक के अणुओं की संख्या के आधार, अणुओं में स्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग तत्व या यौगिक में उसके एक और विशेषता को देखते हैं जिसे हम लोग उसकी परमाणुकता कहते हैं। जो नहीं कि सिर्फ यौगिक के अणु में ही, तात्विक अणुओं में भी ये चीज देखा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उसके अणु में उपस्थित हम लोग एक अणुओं की संख्या से उपस्थित एक विशेष बात को पढ़ेंगे जिसे हम लोग उसकी परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता क्या है कि उसमें कितने परमाणु उपस्थित है उसी की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो चलिए परमाणुकता के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं परमाणुकता क्या होता है। परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी क्या कहलाता है, परमाणुकता क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसके अणु में कितने परमाणुओं की संख्या है वह उसकी परमाणुकता कहलाती है। लिख सकते हैं किसी पदार्थ में ध्यान रखना होगा कि हम लोग तत्व या यौगिक की ही बात कर रहे हैं। अब आपको होगा कि सर यहाँ पे आप ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग मिश्रण की तो बात नहीं करेंगे ना, वो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप नहीं बनता है, तो हम लोग सिर्फ तत्व और यौगिक की ही बात करेंगे पदार्थ में। ठीक है, कि एक अणु में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है, हम लोग ऐसा यहां पे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग परमाणुकता की, है ना, परमाणुकता की बात करें तो हम लोग जिस तत्व में जितने परमाणु होंगे, जिस तत्व में या फिर यौगिक में, यानी कि किसी भी पदार्थ में, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसमें कितने उसके परमाणु हैं, यानी कहने का मतलब है कि उसकी परमाणुकता क्या है, इसके आधार पर उसे कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो किसको, अणु को कई भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं, परमाणुकता के आधार पर अणु के प्रकार। कौन कौन से प्रकार इसके हो सकते हैं जी? पहला, एक परमाणुक अणु, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिसमें एक कह सकते हैं, जिसमें एक परमाणु पाए जाते हैं, एक परमाणु पाए जाते हैं, तो एक लिख सकते हैं, एक परमाणु से बने अणु को एक परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्कृष्ट गैस जो होता है अकेले रहते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब एक परमाणुक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक परमाणु से बना हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं द्विपरमाणुक अणु, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, दो परमाणुओं से बने अणु द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, H2O2 N2, ये सब क्या है, द्विपरमाणुक अणु है। उसी तरह से अगला देखते हैं त्रिपरमाणुक अणु, यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो तीन परमाणु से लिख सकते हैं कि तीन परमाणुओं से बने अणु त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ठीक है, जो तीन परमाणु से बने होंगे, जैसे O3 लिख देता हूं, ओजोन जिसे कहा जाता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब उदाहरण हो गए, तीन परमाणु से बने हैं ना जी। ये दो गो, एगो, तीन गो, एगो और दो गो, तीन गो, ऐसे दिख रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, चतुष्परमाणुक अणु, यानी लिख सकते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं चार परमाणुओं से बने अणु चतुष्परमाणुक अणु कहलाते हैं। ठीक है,
तो इसके उदाहरण की बात करें, जैसे अमोनिया होता है ना जी, फास्फोरस होता है P4, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, देख रहे ना 4 परमाणुओं से बने हुए हैं। उसी तरह से 5 वर्ष से पंच परमाणु कणु है ना, या फिर 4 से अधिक होगा तो उसे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि बहु परमाणु कणु। काफी, अब कितने भाग में, ऐसे बहुत तो भाग हो जाएंगे, तो लिख देते हैं बहु परमाणु कणु। 4 से अधिक होगा ना तो बहु परमाणु कणु कह देंगे उसको, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो लिख सकते हैं कि 4 से अधिक परमाणुओं से बने अणु बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मैं लिख देता हूं H2SO4, देख लो ये 7 परमाणुओं से बने हुए अणु है। मेथेन CH4 है ना, एथेनॉल लिख देते हैं C2H5OH, तो ये देखिए 4 से अधिक परमाणु से बने अणु है ना, तो इसलिए बहुपरमाणु अणु हो गए, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।